गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते हो, हम एसिड बेस एंड सोल्ट की 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में। कुछ एसिड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, कुछ की बहुत कम होती है। इसी तरीके से कुछ बेस की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, कुछ बेस की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। तो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, इनकी जो पावर होती है, ये बेसिकली किस चीज़ पर डिपेंड करती है। आज की क्लास बेसिकली इसके अराउंड चलने वाली है। जैसे कि हमारे सामने पहली हेडिंग लिखी हुई है, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन। कोई भी एसिड हो, फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3 या फिर CH3COOH। हमने अभी 4 एग्जाम्पल लिए हैं एसिड के, और हम सीख रहे हैं कि एसिड में क्या कॉमन होता है। तो इन एग्जाम्पल्स में आप देखकर बता सकते हो कि क्या कॉमन है। तो ये बताना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप जानते हो कि इन्हें आयंस में कैसे तोड़ा जाता है। सबसे पहले जब मैं HCl की बात करता हूं तो मुझे पता है H के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl के पास नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब ये यहाँ से टूटने वाले हैं, राइट। इसी तरीके से जब मैं कहता हूं H2SO4, तो मतलब H2SO4 में SO4 के पास माइनस के 2 चार्ज होता है और हाइड्रोजन के पास यहाँ पर भी +1 है ना। तो मतलब ये -2 वाला, ये प्लस वाला। यहाँ पर देखता हूं मैं HNO3 के केस में इन दोनों के पास भी, एक के पास माइनस, एक के पास प्लस चार्ज, और यहाँ पर भी H के पास प्लस और COO के पास, CH3COO के पास माइनस चार्ज। तो हम जानते हैं प्लस माइनस को हम सेपरेट करते थे, तो यानी कि ये हो गया हमारा HCl माइनस, ये हो गया हमारा H2SO4, ये हो गया हमारा HNO3, ये हो गया हमारा CH3COOH। मतलब ये भी यहाँ पर भी, तो हमें यहाँ पर भी H मिला, यहाँ पर भी H मिला, यहाँ पर भी H मिला और यहाँ पर भी H मिला। तो हम इन 4 एग्जाम्पल के बेसिस पर ये तो सीख पाए हैं कि एसिड में कुछ कॉमन हो या ना हो, H प्लस आयन तो कॉमन होते ही हैं, राइट। और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एसिड, और एसिड में हमने क्या लिखा है, ऑल द एसिड कंटेन्स H प्लस एक्वस इज कॉमन in aqueous solution and their acidic property are due to their ions। अब समझते हैं ये क्या कह रहा है। बेसिकली बेटा ये कह रहा है, लेट अस सपोज आपके पास कोई एसिड है ना, और आपने उस एसिड को किसी सॉल्यूशन में बीकर के अंदर ऐसे डाल दिया है, राइट। तो ये कह रहा है कि जब एसिड किसी सॉल्यूशन के फॉर्म में आएगा, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में होगा, तो उसके पास एक आयन होगा जिसे आप बोलोगे H प्लस एक्वस आयन। मतलब वो क्या बना लेगा, H प्लस एक्वस आयन बना लेगा, राइट। और ये H प्लस एक्वस आयन, राइट, ये H प्लस एक्वस आयन इसका नेचर डिसाइड करेंगे कि वो एसिड कितना पावरफुल है या फिर कितना वीक है। तो यहाँ पर लिखा है ना, एंड देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू दिस आयंस, और उनकी जो एसिडिक नेचर होता है वो डिपेंड करता है इन आयंस पे, राइट। अभी हम देखते हैं स्लाइड में, जैसे कि यहाँ पर देखा है, यहाँ पर लिखा है हमने कि H प्लस यानी कि हाइड्रोजन आयन जब मैं वाटर में मिलाता हूँ, हाइड्रोजन आयन कहाँ से आया, किसी भी एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लिख दिया H प्लस, क्योंकि एसिड से ही मिलते हैं। और पानी में मिलाने के बाद वो क्या बनाते हैं, H3O प्लस, जिसे हमने क्या बोला, हाइड्रोनियम आयन, राइट, जिसे हमने क्या बोला, हाइड्रोनियम आयन। और इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है। इंफॉर्मेशन क्या है कि H प्लस प्लस H2O इज इक्वल टू H प्लस एक्वस। देखिए इक्वेशन ये वाली और ये वाली दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है, पर थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। वहां पर क्या लिखा था, H3O प्लस, और यहाँ पर क्या लिखा है, H प्लस एक्वस। मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों
एक से होंगे या ये दोनों सेम होंगे। मतलब H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन तब बनता है जब H प्लस यानी कि हाइड्रोजन आयन को पानी में मिला दे, और H प्लस एक्वस भी तब बनता है जब H प्लस हाइड्रोजन आयन को पानी में मिला दे। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होगी, और यहीं से हमारे पास एक नोट पॉइंट आ जाता है। नोट पॉइंट क्या है कि H प्लस एक्वस या H3O प्लस यानी कि हाइड्रोनियम आयन रिप्रेजेंट्स द सेम आयन, मतलब कि ये दोनों क्या होते हैं, सेम आयन को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड। हम बात कर रहे हैं एसिड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जैसे कि पहला, एसिड हैव सोर टेस्ट। हम पढ़ चुके हैं एसिड के सोर टेस्ट होते हैं। जिसे नहीं पता वो अपनी सेकंड वीडियो देखना, लेक्चर नंबर 2, और वहां पर आपको जान जाएंगे इसके बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है कि एसिड के सोर टेस्ट होते हैं। एसिड ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देता है रेड लिटमस में। उसे याद करने की ट्रिक हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में अच्छे से एक्सप्लेन की है, आप यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 को देखना। इसके बाद में लिखा है ऑल एसिड जनरेट H प्लस इन सॉल्यूशन। हर एक एसिड जब डाला जाएगा सॉल्यूशन में, तो ये बात सही है, हमने इसे अभी सीखा था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ऑल एसिड न्यूट्रलाइज अ बेस। कल वाली लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 3 में हमने ये एक्सप्लेन किया था कि सारे एसिड क्या करते हैं, बेसिस को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। मतलब कि एसिड और बेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। राइट, उसके बाद में फोर्थ, oxide of most of the known metal such as CO2, SO2, SO3, etc are acidic। ये भी हमने लेक्चर नंबर 3 में ही सीखा था कि जो ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल के, क्योंकि CO2, SO2, SO3 ये क्या है, नॉन मेटल, ये कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो जब ये एसिडिक है तो ये किसे न्यूट्रलाइज करेंगे, बिल्कुल सही, ये करेंगे बेस को न्यूट्रलाइज। ओके, an aqueous solution of all the acid conduct electricity। ज्यादातर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब एसिड लिया उसे पानी में डाल दिया, हम पानी में डाला तो हमने देखा कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। राइट, तो इलेक्ट्रिक एसिड्स क्या करते हैं, अपने एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम इसी वीडियो के अंदर लास्ट में सीखने वाले हैं कि ऐसा क्या होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। राइट, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कहती है व्हाट डू ऑल द एसिड एंड बेसिस इन कॉमन। हमने एसिड के बारे में तो सीख लिया, इनके पास क्या कॉमन होता है। इसी तरह से हम बेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि बेस में क्या कॉमन होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ मैं ले लेता हूं एग्जाम्पल, जैसे कि NaOH हुआ, या फिर MgOH होल ट्वाइस, है ना। इन दोनों एग्जाम्पल को ही मैं लेकर चलूं तो इन दोनों एग्जाम्पल में यहां पर भी OH है और यहां पर भी OH है। Mg की वैलेंसी क्या होती है, +K2, OH की वैलेंसी -K1, Na की वैलेंसी +K1, OH की वैलेंसी -K। और ये वैलेंसी निकालना भी बड़ा आसान है, हम ये निकाल सकते हैं, हमें पता चल जाएगा। प्लस ही क्यों लिया Na पे, क्योंकि ये मेटल है और मेटल की वैलेंसीज अक्सर प्लस में होती है। राइट, और OH माइनस क्या है, एक पॉली एटॉमिक आयन है जो हमने 9th क्लास में सीखा था, और इसकी वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है। दैट्स वाई हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इससे क्या बन गया, MgOH होल ट्वाइस। राइट, अभी हम देखने वाले हैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो इसमें ये तो हम देख ही चुके हैं कि मोस्ट कॉमन चीजें क्या है इन दोनों एग्जाम्पल में, OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस, यही हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं, बेस में कॉमन होते हैं। तो हमें याद रखना, रिकॉल कीजिए कि एसिड के केस में तो होते हैं H प्लस और बेस के केस में होते हैं OH माइनस। तो आपसे पूछा जाए व्हाट डू ऑल एसिड कॉमन, H प्लस आयंस, व्हाट डू ऑल बेस कॉमन, OH माइनस आयंस। राइट, या फिर हाइड्रोक्साइड आयन। इसी के बाद
लिखा है इक्वेशन में MgOH होल ट्वाइस प्लस वाटर। मान लिया हमने कोई MgOH होल ट्वाइस लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसे पानी में मिला दिया, तो हमने पहले कहा था वो टूटेगा कैसे, राइट। हमें वो सीखना, हमें निकालना है यहाँ से OH माइनस। तो बेटा मैग्नीशियम क्या होता है Mg2 प्लस, अभी हमने समझाया था। इसकी वजह क्या होती है OH माइनस, तो इसमें से कहीं ना कहीं OH माइनस बाहर निकल जाएगा और ये सिस्टम के साथ रिएक्ट कर लेगा, राइट। या फिर कहने का मतलब है कि ये हमारे सॉल्यूशन में OH माइनस आयन आ जाएंगे, राइट। तो हमें इस डेफिनेशन से यहाँ पर अभी का हमारा उद्देश्य यही था कि क्या चीज़ कॉमन होती है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। इसी तरीके से हमने एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, अब हम बेस की पढ़ने वाले हैं। बेस की कैरेक्टरिस्टिक में पहला पॉइंट है एसिड्स हैव बिटर टेस्ट। सॉरी, यहाँ पर एसिड लिखा गया, ये एसिड नहीं आना था, यहाँ पर आना चाहिए था बेस, राइट। तो लिख देते हैं बेसिस हैव बिटर टेस्ट एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। बेस कैसे टेस्ट के होते हैं, बिटर होते हैं, और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। लेक्चर नंबर 2 में ये चीजें हैं सारी की सारी, आप जरूर देखना। सेकंड पॉइंट, ऑल द बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। सही बात है, अभी हमने सीखा सारे बेस क्या जनरेट करते हैं, OH माइनस आयन जनरेट करते हैं। ऑल द बेसिस न्यूट्रलाइज एसिड, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो न्यूट्रलाइज भी करेंगे। ऑक्साइड ऑफ ऑल द मेटल सच एज Na2O, K2O, CaO, MgO। बेटा कोई भी मेटल ऑक्साइड होती है, कल हमने लेक्चर नंबर 3 में यही चीज सीखी थी। कोई भी मेटल ऑक्साइड होती है वो नेचर में कैसी होती है, बेसिक होती है, और बेसिक है तो वो एसिड को क्या करेगी, न्यूट्रलाइज करेगी। इसके बाद में फिफ्थ पॉइंट, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑल द बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि किसी भी बेस का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। यहाँ पर एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाई एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन their aqueous solution, या why base conduct electricity in their aqueous solution, right। तो इनमें आप यहाँ पे लिख सकते हैं because of the presence of free ions, right, because of the presence of free ions। Next point 6, all the water soluble strong bases are called alkali। अब बढ़ते हैं हमारे नोट पॉइंट की तरफ। इसमें लिखा है कंपाउंड्स विच जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर आर कॉल्ड बेसिस। मतलब एक लेटर सपोज आपके पास एक कंपाउंड है, आपने उसे क्या कर दिया, उसे सॉल्यूशन के अंदर मिला दिया और आपने पाया उस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन बन गए। तो आप उस कंपाउंड को क्या कहेंगे जो आपने मिलाया था, तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, राइट। बस यही जानना था इसमें हमें कि इसे हम क्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग बेसिस विच सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। स्ट्रॉन्ग बेसिस को जो वाटर सोल्यूबल होते हैं उसे हम एल्कली कहते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट में। ये पॉइंट हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बेटा यहाँ पर लिखा है कि ऑल द एल्कलीज आर स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि इस डेफिनेशन में कहा गया है, राइट। यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग बेस विच डिजोल्व, वो स्ट्रॉन्ग बेस जो डिजोल्व हो जाए वो एल्कली है, जो डिजोल्व नहीं हो तो उनका क्या, वो एल्कली नहीं होंगे। मतलब सारे स्ट्रॉन्ग बेस वो स्ट्रॉन्ग बेस तो होंगे पर वो एल्कली नहीं होंगे। जो स्ट्रॉन्ग बेस पानी में डिजोल्व ना हो वो एल्कली नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पर कंक्लूजन लिख दिया कि ऑल एल्कली क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन सारे स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, एल्कली नहीं है। राइट बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर बिल्कुल भी, सीधा सा सेकंड पॉइंट को पढ़ना है, यहाँ से हिंट लगाना है। यहाँ पर दिया गया है स्ट्रॉन्ग बेसिस विच डिजोल्व इन वाटर विच इज सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली। पर वो स्ट्रॉन्ग बेस जो पानी में सोल्यूबल ना हो वो एल्कली नहीं है। तो हम कह सकते हैं सारे एल्कली क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, पर सारे स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, एल्कली नहीं है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डिसोल्यूशन
ऑफ एसिड और बेस इन वाटर, मतलब कि एसिड और बेस को वाटर में डिसोल्व करना है। अब वाटर मिलाने के लिए आपने कुछ टेस्ट ट्यूब में लेटर सपोज वाटर लिया और आप इसके अंदर मिलाने लगे, पर क्या होगा जैसे ही आप इसके अंदर वाटर मिलाएंगे, बेटा जैसे ही आप इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट डालने की कोशिश करोगे एकदम से ये क्या होगा, स्प्लैश आउट हो जाएगा, पानी छिटक जाएगा बाहर की तरफ। ऐसा क्यों होगा, ये स्प्लैश आउट क्यों होता है? इसे बेटा ऐसे समझना कि इस बीकर में क्या था, HCl था। जैसे ही हमने इसके अंदर, जैसे कि ये रहा, जैसे ही हमने इसके अंदर वाटर डाला तो वाटर की जैसे ही पहली ड्रॉप इसके कांटेक्ट में आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एसिड बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। हाईली क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करता है, हीट एनर्जी को रिलीज करता है। तो इससे मतलब जैसे पानी के अब इसके ऊपर गिरेगा, पानी क्या होगा, एकदम से छिटक के बाहर आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, और इससे जलने का खतरा बढ़ जाता है। तो कभी भी यदि मैं कंसंट्रेटेड HCl को डाइल्यूट HCl में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं कभी भी इसके अंदर क्या नहीं करूँगा, पानी नहीं मिलाऊंगा। तो फिर इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका ये होता है कि हमने HCl एक कंटेनर में लेना है, बड़े कंटेनर में हमें कोल्ड वाटर लेना है और धीरे धीरे HCl को यहाँ पे मिलाना है और एक ग्लास रोड की मदद से उस सॉल्यूशन को स्टिर करते रहना है, राइट। और इससे क्या होगा, वो आसानी से सॉल्यूशन में मिक्स होता रहेगा और इजीली आपका डाइल्यूट HCl प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। हमने यहाँ पर टेस्ट ट्यूब का एग्जांपल लिया है, टेस्ट ट्यूब से ट्रांसफर किया है। आप किसी और सोर्स का भी यूज कर सकते हो उसे ट्रांसफर करने के लिए। करना क्या नहीं है, कभी भी एसिड में वाटर नहीं मिलाना है। राइट तरीका ये होता है कि वाटर में एसिड मिलाते हैं, ना कि एसिड में वाटर, राइट। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने यही तरीका हमें फॉलो करना है, राइट। चलिए, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, एसिड और बेस के सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, बेटा मैं एसिड के बारे में बात करता हूं तो हमने किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ H प्लस आयन के ऊपर कहा था कि मतलब ऑन द बेसिस ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। अभी तो मैं क्या करने वाला हूँ, एसिड को डिवाइड करने वाला हूँ, किसके बेसिस पे, H प्लस आयन के कंसेंट्रेशन के बेसिस पे। हम क्या कह रहे हैं, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन के बेसिस पे एसिड्स क्या हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं। पहला स्ट्रॉन्ग एसिड, पहला एसिड कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और दूसरा एसिड क्या होगा, वीक एसिड होगा, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिकली वो एसिड होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। मतलब H प्लस आयन जिनके अंदर है, लेट अस सपोज इसके अंदर भी H प्लस आयन है, इसके अंदर भी H प्लस आयन है। इसके अंदर H प्लस आयन थोड़ी लेस अमाउंट में है, यहाँ पर थोड़े ज़्यादा अमाउंट में है, एक्सेस अमाउंट में है। तो एक्सेस अमाउंट में होने का रीज़न क्या है कि जो हमने एसिड लिया होगा वो कंप्लीटली आयनाइज हो गया होगा, मतलब उस एसिड में से हर एक हाइड्रोजन अलग हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर वीक के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन तो उसके पास था लेकिन सारे हाइड्रोजन आयनाइज नहीं हो पाए। तो मतलब जब मैं कहता हूँ वीक एसिड, तो वीक एसिड का मतलब होता है वो एसिड जो पार्शियली आयनाइज हो, मतलब जो एसिड कंप्लीटली H प्लस आयन सॉल्यूशन में ना दे, उसे हम क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट देखते हैं कि नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी हम जल्दी में ये मान लेते हैं कि स्ट्रेंथ एसिड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। अब स्ट्रेंथ एसिड की कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल 1 लीटर मैंने एसिड लिया, लेट अस सपोज ये HCl था, और 1 ही लीटर मैंने एसिड लिया, लेट अस सपोज वो एसिटिक एसिड था, राइट। तो अब बताओ कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, दोनों की 1 लीटर है। सभी बच्चे जानते हैं कि सर
HCl ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इन दोनों में। तो क्या आपने ये कंसंट्रेशन के बेस पे बताया आंसर? नहीं, आपका ये आंसर कंसंट्रेशन के बेस पर नहीं था, आपका ये आंसर था इस बेस पर, मतलब एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन के बेस पर। मतलब आप कह रहे हो कि जो एसिड कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, जो एसिड कंप्लीटली क्या हो जाए, आयनाइज हो जाए, कंप्लीटली आयनाइज का मतलब पूरी तरीके से अपने H+ आयन सॉल्यूशन में दे दे, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इन दोनों में HCl ऐसा था जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता था, राइट। एसिड एंड बेसिस यूज एज इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा हमें यहाँ सबसे पहले जानना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट कुछ कुछ अब साउंड करता है इलेक्ट्रिसिटी के जैसा, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा होगा, राइट। और हम कह रहे हैं कि एसिड और बेस इलेक्ट्रोलाइट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। तो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं स्लाइड में कि आखिर ये कैसे होता है, राइट। देखते हैं इस फिगर को। हमने इस फिगर में यहाँ दिखाया गया है कि एक बीकर है हमारे पास, एक हमारे पास स्विच है, राइट, एक हमारे पास बल्ब है, एक हमारे पास बीकर है, एक हमारे पास ये आयरन नेल लगाई हुई है, किसमें, रबर कॉर्क में। और हम देख रहे हैं कि ये जो है सॉल्यूशन ब्लू कलर का, ये क्या है, वाटर है, राइट। और यहाँ पर एक बल्ब लगाया हुआ है, इसे बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल। तो हम क्या कर रहे हैं, हम देखना चाहते हैं क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। वाटर मतलब डिस्टिल वाटर, राइट। तो हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, करंट फ्लो नहीं करता डिस्टिल वाटर से। लेकिन जैसे ही मैं इस सॉल्यूशन में HCl डालता हूँ तो बल्ब क्या होता है, ग्लो करने लग जाता है। जैसे ही मैं इसके अंदर क्या डालता हूँ, HCl डालता हूँ, तो बल्ब क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है। इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि एसिड के अंदर ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो करता है, राइट। और देखो इन दोनों एसिड, चाहे तो HCl की बात कर लूँ चाहे H2SO4 की बात कर लूँ, दोनों क्या है, ऐसा कुछ है इनके अंदर जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इनके अंदर क्या है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के किसी भी चीज़ में या किसी भी सॉल्यूशन में केवल एक ही रीजन होता है, जो अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा था, फ्री आयन। और यदि किसी सॉल्यूशन में फ्री आयन है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, यदि फ्री आयन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। मतलब जब मैं कह रहा था कि यहाँ पर HCl नहीं था इस सॉल्यूशन में तो वहाँ पर फ्री आयन नहीं थे, तो उसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की। जैसे ही मैं HCl मिलाता हूँ तो HCl की वजह से यहाँ पर क्या आ जाते हैं, H+ आयन आ जाते हैं। जैसे ही H+ आयन आते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाती है, फ्री आयन आ जाते हैं। और फ्री आयन यहाँ पर सॉल्यूशन में आ जाने की वजह से फ्री आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कैरियर बन जाते हैं। फ्री आयन क्या बन जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कैरियर बन जाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, राइट। फ्री आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और तभी हम देखते हैं एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, तभी हम देखते हैं यहाँ पर बल्ब जलने लगता है, राइट। इसी तरीके से इसका दूसरा एग्जाम्पल भी है इलेक्ट्रोलाइट में कि ग्लूकोज का। हमने फिर से एक बनाया, यही सारे हमारे डिवाइसेस है, बल्ब है, बीकर है, आयरन नेल है, रबर कॉर्क है। लेकिन अब इसमें हमने क्या किया, अब इसमें हमने HCl ना डालकर ग्लूकोज डाला। ग्लूकोज डालने पर देखते हैं कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा, बल्ब ग्लो कर ना करने का क्या कारण है। बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, राइट। इसमें भी हाइड्रोजन है, और यदि इसमें हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी चाहिए, पर फिर भी नहीं करता। ऐसा क्यों, देखिए हाइड्रोजन होना इस बात को साबित नहीं करता कि कोई सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, बल्कि हमें ये पता होना चाहिए क्या वो कंपाउंड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ क्या वो सॉल्यूशन में डिसोल्वेबल है।
यदि वो डिसोल्वेबल है तो वो क्या फ्री आयंस रखता है, यदि उसके पास फ्री आयन है, वो डिसोल्वेबल है, तो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई ग्लूकोज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, तो आप कहोगे ग्लूकोज डू नॉट कंटेन फ्री आयंस, राइट, दैट्स व्हाई ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्लियर। आगे देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। हम एसिड की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, देखेंगे कि कोई एसिड कितना स्ट्रेंथ होती है या फिर कोई बेस कितनी स्ट्रेंथ होती है। अभी हम एक चीज़ तो सीख चुके हैं स्ट्रेंथ के बेसिस पर डिफाइन करने के लिए, एसिड के पास H+ आयन, इसके पास बेस के पास OH- आयन, राइट। और स्ट्रेंथ ही ये डिसाइड करती है कि सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, राइट। अभी देखते हैं, मतलब लेट अस सपोज मैं कहने लगा किसी सॉल्यूशन में, यदि मैं कहता हूँ किसी सॉल्यूशन में H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, राइट। मैं ये कहने लगा कि यदि H+ आयन की कंसंट्रेशन कम है, OH- की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा होगा, वो सॉल्यूशन बेसिक होगा। एक कंडीशन और बन सकती है, यदि मैं ये कहने लगा कि H+ आयन बराबर होना चाहिए OH- आयन के, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हमें ये 3 बातें याद रखनी हैं हमेशा के लिए। यदि मैं किसी स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ या मुझे सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, तो मुझे ये याद रखना पड़ेगा कि वो सॉल्यूशन में यदि H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। OH- कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो क्या होगा, बेसिक होगा। यदि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, राइट। और इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और जानने की यहाँ पर ज़रूरत है बेटा, यदि मेरे पास एक सॉल्यूशन है और इसके अंदर एसिड है, राइट, एक मेरे पास और सॉल्यूशन है, इसके अंदर ये बेस है, या फिर मैं कह लूँ मेरे पास सॉल्यूशन A है, सॉल्यूशन B है, ये एसिडिक टेस्ट शो करता है सारे, ये सारे बेसिक टेस्ट शो करता है, जिसकी वजह से मैंने कह दिया कि ये एसिडिक है नेचर में और ये नेचर में कैसा है, बेसिक है। तो बेटे इसके कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर OH- आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस सॉल्यूशन में OH- आयन बिल्कुल नहीं है, या इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सॉल्यूशन में H+ आयन कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं है। आगे करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। ये सेवरल इंडिकेटर का क्या होता है, मिक्सचर होता है। इट शोज डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या करता है, अलग अलग कलर शो करता है हाइड्रोजन की अलग अलग कंसंट्रेशन पर, राइट। देखिए हमने अब से पहले ये पढ़ा था कि इंडिकेटर होते हैं लेक्चर नंबर 1 में, लेकिन हम वहाँ पर ये नहीं बता पाए थे कि इंडिकेटर हमारे सिर्फ ये बता सकते थे कोई चीज़ एसिड है, कोई चीज़ बेस है, पर ये नहीं बता सकते थे कि कितनी एसिडिक है, कितनी ज़्यादा एसिडिक है, या कितनी ज़्यादा बेसिक है, या कितनी कम बेसिक है, या कितनी ज़्यादा बेसिक है, ये हम नहीं बता सकते थे। उस जवाब को देखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी यूनिवर्सल इंडिकेटर की। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या कहता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर ये आइडेंटिफाई करता है कि कितने ज़्यादा H+ आयन है। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है pH स्केल। pH स्केल की रीडिंग होती है 0 से लेकर 14 तक और ठीक मिडिल में आता है 7। 0 इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग एसिड को और 14 इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग बेस को, या फिर 14 होता है NaOH का, NaOH का, राइट। यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर देखना, और धीरे धीरे ये क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है यदि एसिड 0 से 14 की तरफ चलते हैं तो एसिड की स्ट्रेंथ क्या होने लगती है, धीरे धीरे
कम होने लगती है। इसी तरीके से बेस यदि 14 से 0 की तरफ चलते हैं तो बेस की स्ट्रेंथ क्या होने लगती है, धीरे धीरे घटने लगती है, बेस की पावर धीरे धीरे घटने लगती है। तो हमने क्या सीखा यहाँ से, हमें ये पता चला कि न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर H और OH माइनस दोनों बराबर होते हैं, और 0 वो पॉइंट है जहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। 14 वो पॉइंट है जहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, बेसिक होगा, हाईली बेसिक होगा, राइट। और दोनों ही केस में इसमें भी OH माइनस के साथ साथ H प्लस आयन दिखाए गए हैं, राइट। इसमें भी OH माइनस के साथ साथ H प्लस आयन शो किए गए हैं। जबकि पहले वाले की बात करूं, इसमें भी H प्लस के साथ साथ OH माइनस आयन शो किए गए हैं। मतलब इससे ये पता चलता है कि सॉल्यूशन एक साथ दोनों चीज ये कैरी करता है, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसके जैसा वो बिहेवियर शो करेगा, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो यहाँ पर 0 से लेकर 14 तक कुछ अलग अलग कलर दिए गए हैं। 7 नंबर यानी कि ग्रीन, राइट, और रेड के लिए 0 है। आपको पता है बैटरी के लिए यानी कि जैसे कि H2SO4 या फिर 0 तो HCl का होता है उसके लिए यहाँ पर 1 दिया हुआ है। स्टोमक एसिड के लिए वैसे तो इसका 1.2 होता है। तो मतलब ये क्या है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी गई है। आपको ये चार्ट को अच्छे से देखना है और इन वैल्यूज को अच्छे से पढ़ना है और याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर लाइफ। पीएच की हमारी जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, राइट। पहली बात पीएच के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पीएच क्या है? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा एसिडिक, जितनी कम उतना कम। तो यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो पीएच स्केल पर काम करता है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहा होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर लाइफ, तो पहला पॉइंट आता है हमारा प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल के केस में हमने लिखा है ह्यूमंस में कि ह्यूमंस क्या होते हैं, ह्यूमंस की बॉडी पीएच रेंज पर वर्क करती है जिसमें 7.0 से 7.8 तक है, और जो एसिड रेन होती है उसकी पीएच क्या होती है 5.6 से कम होती है, तो एसिड रेन कहलाती है। वीनस एक प्लैनेट है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट में पीएच ऑफ सोयल की बात की गई है, तो यहाँ पर पीएच ऑफ सोयल में कहा गया है एसिडिक सोयल। मतलब कभी कभी हम देखते हैं कि किसानों की ज़मीन बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। जब किसानों की ज़मीन बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो वो चाहते हैं उसे बेसिक बनाना, और बेसिक बनाने के लिए वो क्या मिक्स करते हैं, CaOH होल ट्वाइस या फिर CaO कैल्शियम ऑक्साइड, या तो चूना मिलाते हैं ज़मीन पर या फिर लाइम वाटर का स्प्रे करते हैं, राइट। यदि ज़मीन ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो आपने देखा होगा पापा को या घर पे जो किसान हैं वो खेतों में क्या मिलाते हैं, गोबर वाली खाद मिलाते हैं, यानी कि मैन्योर मिलाते हैं। इससे भी क्या होता है, जो ज़मीन होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, और न्यूट्रल चीज़ें होना ज़्यादा अच्छा होता है फसल के लिए। ना तो ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए ना एसिडिक। जितनी ज़्यादा मिट्टी सोयल न्यूट्रल के पास रहेगी उतनी ज़्यादा फसल अच्छी होगी। अगला थर्ड पॉइंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे आप जानते हो HCl होता है, गैस्ट्रिक जूस, और उनका पीएच क्या होता है 1.2 की रेंज का। आगे लिखा है कोज ऑफ टूथ देखे, अच्छा टॉपिक है टूथ देखे स्टार्ट व्हेन पीएच लोअर देन 5.5। यदि आप खाना खाते हो और खाना खाने के बाद आपकी पीएच 5.5 से धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि खाना मुंह में डाइजेस्ट होता है, हमारे सलाइवरी अमाइलेज रिलीज होते हैं, राइट, और वो हमारे जो स्टार्च वगैरह है उसका ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पर उनके सलाइवरी अमाइलेज से जो सलाइवा रिलीज होता है, स्टार्च के ब्रेकडाउन प्राइमरी ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से पीएच लोअर हो जाता है, राइट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, है ना, हमारे मुंह का जो पीएच होता है वो अलग अलग होता है, राइट। तो यहाँ पर लिखा है जो टूथ दिखे है, जो दांतों का खराब होना शुरू हो जाता है वो कब शुरू होता है, यदि पीएच हमारी बॉडी का, हमारे दांतों का 5.5 से नीचे चला जाए
तो टूटने के स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में दिखा गया कि प्लांट्स और एनिमल में सेल्फ डिफेंस करने के कुछ तरीके होते हैं, वो अपना बचाव करते हैं। जैसे कि आंट और बी स्टिंग के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि उनके पास क्या है, एक एसिड है फॉर्मिक एसिड, जिससे वो अपना बचाव करते हैं। वास्प स्टिंग के पास क्या है, ततैये के पास एल्कलाइन नेचर का बेसिक स्टांस है, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। नेटल स्टिंग में क्या है, फॉर्मिक एसिड है, मतलब ये भी नेचर में एसिडिक है, जिससे वो प्रोटेक्ट करता है। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आपको मान लिया मधुमक्खी ने काट लिया है, राइट, तो उस दर्द से रिलीफ दिलाने के लिए आप क्या लगाओगे, खाने का सोडा आप अप्लाई करोगे या फिर विनेगर अप्लाई करोगे। तो देखो ऐसी कंडीशन में हमें अक्सर क्या अप्लाई करना चाहिए, खाने का सोडा अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है बी स्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए खाने का सोडा इस्तेमाल आता है। दैट्स वाई हमने यहाँ पर क्या कहा कि हमें खाने का सोडा इस्तेमाल करना चाहिए। नोट पॉइंट 4 कि पीएच ऑफ सलाइवा बिफोर मील, मतलब जब हमने खाना नहीं खाया उससे पहले सलाइवा का पीएच हमारा क्या होता है, 7.4। जितना ज़्यादा बेसिक की तरफ उतना हमारे लिए बहुत अच्छा। यदि 5.5 से नीचे चला गया हमारे दांत खराब होने लगेंगे। तो अभी देखते हैं, मतलब सलाइवा आफ्टर मील 5.8 होता है, लेकिन जो बच्चे दातून नहीं करते, जो बच्चे अपने दांत साफ नहीं करते, धीरे धीरे उनके दांत खराब होने लगते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत लंबे समय तक खाने पे रहते हैं वहाँ मुंह में, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनके कॉन्टेक्ट में आने के बाद हमारे दांत खराब होने लगते हैं। थैंक यू क्लास।